Hey guys, welcome to my channel. This is the 8th part of the video series. So let's start. Absorption of digested products. Absorption is the process by which the end products of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. तो एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रोसेस होती है जो एंड प्रोडक्ट्स देखे थे अपन ने सारे रिएक्शंस में, तो वो जो है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में चले जाते हैं और उनके अंदर विलाय में देखा था अपन ने ब्लड और लिम्फ एक लैक्टील होती है तो उसके अंदर चले जाएंगे सारे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और वो फिर ब्लड में और लिम्फ में चले जाएंगे। मतलब विलाय के अंदर जो लैक्टील्स थी तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है एंड प्रोडक्ट्स का और वहाँ से फिर वो ब्लड में और लिम्फ में चले जाते हैं एंड प्रोडक्ट। इट इज़ कैरिड आउट बाय द पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो अब जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिवली भी हो सकता है, एक्टिवली भी हो सकता है और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकता है। पैसिव मतलब कि उसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी, ठीक है, ऐसे ही मतलब सिंपल ऑस्मोसिस से या डिफ्यूज़न से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक्टिवली होता है अगर तो उसमें फिर एनर्जी यूज़ होती है और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कोई जो है मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम आयंस हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ monosaccharides like glucose, amino acid and some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion। तो कुछ अमाउंट्स में जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं, मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। तो ये इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो कुछ मोनोसैक्राइड्स, कुछ अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स। अमीनो एसिड मतलब कि जो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुए थे वो, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं जैसे कि क्लोराइड आयंस वो जनरली एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं सिंपल डिफ्यूज़न की मेथड से, मतलब उसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी। द पैसेज ऑफ द सब्सटेंसेज इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। अब जो पैसेज होता है सब्सटेंसेस का ब्लड में वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। मतलब कि ट्रांसपोर्ट जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। हाउएवर सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। और कुछ सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड जो हैं वो कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से एब्जॉर्ब होंगे और इसी मैकेनिज्म को फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन दी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। और जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा वो डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट होता है और इसलिए इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि यहाँ पे जो है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में एब्जॉर्प्शन होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड, मोनोसैक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयंस आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि अमीनो एसिड, मोनोसैक्राइड जैसे कि ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयंस, तो ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड में इसी मैकेनिज्म के थ्रू। मतलब कि एक्टिवली वो एब्जॉर्ब होती हैं क्या, कुछ अमीनो एसिड, कुछ मोनोसैक्राइड जैसे कि ग्लूकोज और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम आयंस। Fatty acid and glycerol being insoluble cannot be absorbed into the blood. They are first incorporated into small droplets called micelles which move into the intestinal mucosa. फैटी अपन ने देखा था डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुए थे। अब वो जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहले तो उनको माइसिल्स बोलते हैं और फिर वो
मूव करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में. दे आर रिफॉर्म्ड इनटू स्मॉल प्रोटीन्स coated fat globules called the chylomicron which are transported into the lymph vessels lacteals in the villi. और वो जो है मतलब फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है वो किस में रिफॉर्म हो जाएंगे, स्मॉल प्रोटीन्स बन जाएंगे, वो फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं. प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स मतलब कि जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनमें प्रोटीन का कोट चढ़ जाएगा और उनको क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स लैक्टिल्स इन दी विलाई. तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, जो विलाई की जो लिम्फ वेसल होती है मतलब कि लैक्टिल, उसमें वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. दीज लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज दी एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और वो जो लिम्फ वेसल्स हैं वो अल्टीमेटली क्या करेंगी, उन एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देंगी. एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन occur in the small intestine. A summary of absorption, site of absorption and substances absorbed is given in table 16.1. तो जो एब्जॉर्प्शन होता है सब्सटेंसेस का वो एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि माउथ से लेकर के एनस तक वो बहुत सी जगहों पे एब्जॉर्प्शन होता है. जैसे कि माउथ में भी हो जाता है, स्टमक में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और लार्ज इंटेस्टाइन में. लेकिन जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है. और फिर ये समरी दी हुई है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन की और क्या सब्सटेंस एब्जॉर्ब होते हैं 16.1 टेबल में. समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अपन देखते हैं पहले माउथ में. तो माउथ में जो है सबसे पहले सर्टेन ड्रग्स कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द म्यूकोजा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम. तो जो कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि माउथ की म्यूकोजा के कांटेक्ट में आएंगे और टंग के लोअर साइड के कांटेक्ट में आएंगे, तो कुछ ड्रग्स वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज जो कि उनको लाइन क्यू हैं उनके थ्रू. उसके बाद स्टमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड एल्कोहल एक्सेट्रा टेक्स प्लेस. तो स्टमक में वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है और सिंपल शुगर्स जो होती हैं मतलब कि ग्लूकोज, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन हो सकता है स्टमक में और एल्कोहल का. ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर absorption of nutrients. Digestion is completed here and the final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acids, glycerol and amino acids are absorbed through the mucosa into the bloodstream and lymph. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो प्रिंसिपल ऑर्गन होता है एब्जॉर्प्शन का, मतलब कि यहाँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. और डाइजेशन जो होता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद कोई फर्दर डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता. और फाइनल जो प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा वाली लेयर में. लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस. तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ मिनरल्स और ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं. द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू which utilize them for their activities. This process is called assimilation. The digestive waste solidifies into coherent feces in the rectum, initiate a neural reflex causing an urge or desire for its removal. The ejection of feces to the outside through the anal opening. Defecation is a voluntary process and is carried out by mass peristaltic movement. तो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है फाइनली वो
टिश्यूज़ में पहुंच जाएंगे, मतलब कि जो एब्जॉर्ब हो गए ब्लड में वो अब टिश्यूज़ में चले जाएंगे और टिश्यूज़ उस एब्जॉर्ब पार्टिकल्स को यूटिलाइज करेंगे उनकी एक्टिविटीज़ के लिए, और इस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। और जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा फीसेस में, और वो रेक्टम में ही स्टोर रहता है जब तक कि एक न्यूरल रिफ्लेक्स ना मिल जाए जिससे कि वो रिमूव हो सके। इजेशन ऑफ फीसेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, डिफिकेशन इज ए वॉलेंट्री प्रोसेस। और जो इजेशन होता है, डिफिकेशन मतलब कि फीसेस का बाहर निकलना, वो एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। मतलब वॉलेंट्री मतलब अपन की विल से होती है, मतलब अपन चाहेंगे तो होएगी। और वो जो है ये कैसे होती है प्रोसेस डिफिकेशन, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, मतलब कि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है मस्कुलर मूवमेंट, जिससे कि वो डिफिकेशन होता है। डिसऑर्डर्स ऑफ digestive system. The inflammation of the intestinal tract is the most common ailment due to bacterial or viral infection. The infection are also caused by the parasites of the intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm and pinworm etc. तो जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रैक्ट और लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रैक्ट, वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसमें, मतलब कि वो स्वेल हो जाएगा। और ये एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ होती है, और ये बैक्टीरिया की वजह से हो जाती है और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म एंड पिनवर्म। तो ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये कुछ पैरासाइट्स होते हैं इंटेस्टाइन में होते हैं, जो कि तो जैसे कि टेप वर्म का जो शेप होता है वो टेप लाइक शेप होता है। राउंड वर्म जो है वो राउंड शेप का होता है। थ्रेड वर्म, ये थ्रेड जितना मतलब पतला होगा। थ्रेड वर्म, हुक वर्म एंड पिन वर्म एक्सेट्रा। तो ये जो पैरासाइट्स हैं इंटेस्टाइन में होते हैं। अब जॉन्डिस मतलब कि जिसको इन हिंदी पीलिया बोलते, तो लिवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आइज टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। तो जॉन्डिस वाली डिसीज़ में इसमें क्या होता है कि लीवर जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। तो जो लिवर में जो बाइल जूस सीक्रेट होता है, तो वो जो है इस डिसीज़ में क्या होता है कि स्किन और आइज़ टर्न येलो, मतलब कि अपन की स्किन होगी और जो आइज़ होती हैं वो येलो कलर के हो जाएंगे, मतलब येलो दिखने लगेगा। और ऐसा क्यों होता है? बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं आइज़ में और स्किन में। वॉमिटिंग, इट इज़ द एजेक्शन of stomach contents through the mouth. This reflex action is controlled by the vomit center in the medulla. A feeling of nausea precedes vomiting. तो वॉमिटिंग जो है इसमें क्या होता है कि जो स्टमक में जितना भी फूड आपका है वो सारा का सारा माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है। और ये जो है ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, मतलब कि अपन दो टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कि ब्रेन जो है वो सिग्नल भेजता मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और उससे रिफ्लेक्स एक्शन उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, इस वॉमिटिंग में क्या होगा, स्टमक का जो कंटेंट होगा वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाएगा। और ये रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेड्यूला। तो मेड्यूला ओब्लोंगेटा एक पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का, ब्रेन में जो हाइंड ब्रेन वाला पार्ट होता है उसका ये पार्ट होता है मेड्यूला। तो वहाँ पे वॉमिट सेंटर होता है। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो ही उसको कंट्रोल करता है वॉमिटिंग को। फीलिंग ऑफ नोजिया प्रिसीड्स वॉमिटिंग, तो नोजिया वाली फीलिंग होती है और उसके बाद वॉमिटिंग होती है, मतलब कि जी मचलाने लगता है, फिर उसके बाद वॉमिटिंग हो जाती है। डायरिया, the abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea. तो मतलब कि जो बाउल मूवमेंट होते हैं, मतलब कि जो फीसेस जो कि निकल रहे हैं
वो अगर एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाए अगर उसकी, ठीक है। और इंक्रीज्ड द लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, मतलब कि फीकल डिस्चार्ज हो रहा है उसमें अगर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है तो इसी डिसीज़ को डायरिया बोलते हैं। एंड इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इस डिसीज़ में क्या होता है कि जो फूड अपन खाते हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता अच्छे से। कॉन्स्टिपेशन, इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन विद इन द रेक्टम एज द बाउल मूवमेंट ऑकर इरेगुलरली। इस डिसीज़ में क्या होता है कि जो फीसेस हैं, मतलब कि अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो रेक्टम में ही रह जाएंगे और उससे क्या होगा कि जो बाउल मूवमेंट है वो इरेगुलरली होने लगेंगे और इसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। Indigestion, in this condition the food is not properly digested leading to the feeling of fullness. Causes of indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food. तो इंडाइजेशन में क्या होता है कि फूड जो होगा वो अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा और इससे क्या होगा कि अपन को फुलनेस वाली फीलिंग आएगी, मतलब कि पेट भरा लगेगा। और इसके क्या कॉज होते हैं इंडाइजेशन के? इसमें क्या होता है कि इंडाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि जो एंजाइम अपन की बॉडी में रिलीज़ हो रहे थे यानी कि गैस्ट्रिक जूस और पेनक्रियाटिक जूस वो मतलब इनएडिक्वेट अमाउंट में निकलेंगे, उससे भी हो जाता है इंडाइजेशन। और एंजाइटी मतलब कि डिप्रेशन टाइप अगर होता है तो उन लोगों को भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी होता है। और अगर कोई ओवर ईटिंग कर ले, बहुत ज़्यादा खा ले अगर, और स्पाइसी फूड यानी मसालेदार खाना कोई बहुत ज़्यादा खाता है तो उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेट्स सी दी समरी ऑफ दिस चैप्टर। The digestive system of human consists of an alimentary canal and associated digestive glands. Alimentary canal consists of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and the anus. तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन का वो मैंने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल होता है और उससे एसोसिएटेड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं मेनली 3 टाइप की होती हैं। और एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या कंसिस्ट करता है, सबसे पहले तो माउथ आता है, फिर उसके बाद बकल कैविटी, ओके, फिर फेरिंग्स जो कॉमन पैसेज होता है फूड पाइप का, वेंट पाइप का, ईसोफेगस मतलब कि फूड पाइप, और फिर आता है स्टमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एंड देन rectum and the anus is the last part of the alimentary canal. Accessory digestive glands include the salivary glands, liver with gallbladder and the pancreas. तो जो accessory digestive glands हैं वो क्या इंक्लूड करती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाती हैं। उसके बाद लिवर आता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स अपन ने देखी थी मेनली 3 टाइप की होती हैं। एक तो पैरोटिड जो कि चीक में प्रेजेंट होती है, सबलिंगुअल जो कि बिलो टंग होती है, और सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं उसको, ये बिलो द लोअर जो प्रेजेंट होती है। फिर लिवर रहता है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, और इसमें गॉल ब्लैडर होता है। फिर pancreas. Inside the mouth, the teeth masticate the food, tongue tastes the food and manipulate it for proper mastication by mixing with the saliva. तो माउथ के अंदर टीथ होते हैं, वो फूड को मास्टिकेट करने में हेल्प करते हैं, मतलब कि फूड पार्टिकल्स को तोड़ेंगे। उसके बाद जो टंग है वो फूड को टेस्ट करती है और प्रॉपरली उसको मास्टिकेट करने में हेल्प करती है, और सलाइवा जिससे कि उसमें पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। Saliva contains a starch digestive enzyme, salivary amylase, that digests the starch and convert it into maltose disaccharides. अब जो सलाइवा है वो स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम करता है, उसको सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं, और वो डाइजेस्ट कर लेता है, डाइजेस्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में। ठीक है, माल्टोज डाइसैक्राइड मतलब कि
अपन ने देखा था मोनोसैक्राइड होते हैं यानी ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, तो वो सब है जो डाइसैक्राइड जो है वो इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो पॉलीसैक्राइड होते हैं वो डाइसैक्राइड में कन्वर्ट होंगे. फूड देन passes into the pharynx and enters the esophagus in the form of bolus. जो फूड है वो फेरिंग्स माउथ के बाद कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में, और वो इसोफेगस में एंटर करेगा इन द फॉर्म ऑफ बोलस. मतलब कि माउथ में जो फूड है वो बोलस बन गया था. अपन ने देखा था कि जब उसमें मतलब सलाइवा मिक्स हो जाएगा तो वो जो फूड होगा वो क्या कहलाएगा, बोलस. और वो बोलस जो है वो कहाँ चला जाएगा, इसोफेगस में, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट से वो स्टमक तक पहुँचेगा. फिर स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है मेनली, और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर्स, एल्कोहल एंड मेडिसिन ऑल्सो टेक प्लेस इन दी स्टमक. और जो अपन मेडिसिन लेते हैं वो भी स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं. और वहाँ एल्कोहल का भी और सिंपल शुगर्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है. काइम फूड एंटर्स इनटू द डिओडेनम पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज एक्टेड ऑन बाय द पैनक्रियाटिक जूस, bile, and finally by the enzyme in the succus entericus, so that the digestion of carbohydrate, proteins and fats is completed. अब जो कायम फूड है वो एंटर करे, मतलब स्टमक में जो एब्जॉर्प्शन हो गया, अब वो जो फूड जो होता है उसको फिर कायम बोलते हैं अपन, वो ड्यूडेनम में एंटर करेगा. और फिर ये जो है ये पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, और वहाँ पे उस पर कौन कौन एक्ट करेगा, पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करेगा, बाइल, और फाइनली बाय द एंजाइम्स इन द सुकस इंटेरिकस, मतलब कि जो इंटेस्टाइन की एंजाइम है वो उस पर एक्ट करेंगी, और उससे क्या होगा, डाइजेशन हुआ था कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का, कंप्लीट हो जाएगा. द फूड देन एंटर्स इनटू द जेजुनम एंड इलियम पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब वो फूड जो है वो कहाँ एंटर कर जाएगा, जेजुनम में और फिर इलियम पोर्शन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के. कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू मोनोसैक्राइड्स लाइक ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, मोनोसैक्राइड में कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे कि ग्लूकोज. प्रोटीन्स आर फाइनली ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में ब्रोकन डाउन हो गए, और फैट्स जो है फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए. अब जो डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द बॉडी थ्रू द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल विलाई. इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल लाइनिंग है वहाँ विलाय है, वहाँ से एंड प्रोडक्ट होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. अनडाइजेस्टेड फीसेस एंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वॉल विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर. और जो अनडाइजेस्टेड फीसेस जो है वो सीकम में एंटर करेंगी लार्ज इंटेस्टाइन के, और वहाँ इलियोसिकल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है फीकल मैटर के. और मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन. और जो वाटर जो अपन ने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सेमी सॉलिड इन नेचर एंड देन एंटर्स इनटू द रेक्टम एनल कैनाल एंड इज फाइनली एग्जिस्टेड आउट थ्रू द एनस. जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो फिर सेमी सॉलिड बन जाएगा और वो रेक्टम में एंटर कर जाएगा, एंड एनल कैनाल फाइनली एग्जिस्टेड आउट थ्रू द एनस. और फाइनली जो है एनस से बाहर निकल जाएगा. थैंक यू गाइज. द चैप्टर इज completed now and then I will continue next chapter. If you want the question answer NCERT of this chapter, then you can comment below, and if you like the video then hit the like button, and you can also subscribe to my channel. Thank you so much for watching.